नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार विवाद की। दरअसल ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार आप जानते हैं कि वहां पर कई द्वीपों का समूह है। लगभग 836 द्वीप वहां पर हैं। 10 डिग्री चैनल आपको पता है कि जो उत्तरी भाग है अंडमान और निकोबार यानी कि दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी भाग को उनको डिवाइड बीच से करता है। ग्रेट निकोबार की जहां तक बात आती है तो निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार और 910 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये विस्तारित है। अब यहां पर जो इंदिरा पॉइंट आप नाम सुने होंगे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जिसको कहा जाता है, सबसे दक्षिणी छोर है, वो भी यहीं पर स्थित है। और इसकी दूरी भारत से ये इतना दक्षिण में है कि इसकी दूरी अगर आप देखेंगे तो जो सुमात्रा है, सुमात्रा इंडोनेशिया में जो पड़ता है, उस हिस्से से अगर आप देखें तो मात्र 90 समुद्री मील की ही दूरी पर यह स्थित है। अब देखिए, द ग्रेट निकोबार की अगर बात करेंगे तो जैव विविधता के लिहाज से बहुत समृद्ध है। बायोस्फीयर रिजर्व भी यहां पर हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान भी यहां पर स्थित हैं। साथ ही साथ कुछ जनजातीय समुदाय भी यहां पर ऐसे हैं जो कि जिनके संरक्षण की जरूरत है। उन जनजातीय समुदायों की बहुत छोटी आबादी यहां पर स्थित है। इसके अलावा कुछ 1,000 ऐसे लोग, गैर जनजातीय समूह के लोग भी यहां पर निवास करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसको वर्ष 2013 में यूनेस्को के जो मैब प्रोग्राम है उसकी सूची में भी शामिल किया गया था। अब दुनिया के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत ये शुमार है। तो यहाँ के चाहे द्वीप हो चाहे यहाँ के जो जंगल हो, अब उन जंगलों का पूरा जो इकोसिस्टम है वो कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण का काम करता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी बात आपको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जो वन संपदा है, उस वन संपदा के संरक्षण की आज पूरे विश्व में बात होती है। लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं तो वहां पर इस वन संपदा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और सिर्फ वन को नुकसान नहीं होगा, वन से संबंधित जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर कई दुर्लभ प्रजातियों का आवास भी है। अब वो चाहे पक्षियों का घर हो, वो चाहे पौधों का घर हो, और वो चाहे समुद्री जीवन हो जैसे मैंग्रोव हो। मैंग्रोव कितने इंपॉर्टेंट है समुद्री तूफानों को रोकने में, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर इसी लिए खबर ये है, तो खबर पर हम आते हैं कि खबर ये है कि जो आपका ग्रेट निकोबार है उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अब यहीं पर आप देख रहे हैं कि कैम्पबेल बे नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा ढेर सारी विशेषताएं इसकी आपको बताई गई, लेकिन जो रेड कलर में पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है? तो यहां पर दरअसल इस क्षेत्र में ही केंद्र सरकार एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लगाने के लिए प्रयासरत है। अब यहां पर जो मेगा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें पावर प्लांट भी होगा, उसमें टाउनशिप भी होगी, यानी कि लोगों के रहने के लिए भी वो बनाया जाएगा क्षेत्र। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनाए जाएंगे और हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे। अब लेकिन ये सब बनाने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या प्रभावित होगा? प्रभावित होगा यहाँ का वन क्षेत्र, यानी कि लगभग 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितना क्षेत्र प्रभावित होगा? तो 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा। अब 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र का मतलब, प्रभावित होने का मतलब, यहाँ की जो वन संपदा है, इतने एरिया में जो वन स्थित हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उनको काटना पड़ेगा। अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं, इसी बात को लेकर उनका विरोध है। क्या विरोध है, विरोध का क्या कारण है, तो उस पर एक एक करके बात हम करते हैं। दरअसल मामला ये हुआ था, उसको भी हम बात करते हैं, इसकी कानूनी पृष्ठभूमि को समझते हैं। जैसा कि ऊपर ये हेडिंग में देख रहे हैं, नियमगिरी मामला। दरअसल एक मामला उड़ीसा का था। तब ओडिशा में एक माइनिंग कारपोरेशन नाम की कंपनी थी, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन। उसने ओडिशा में बॉक्साइड के खनन के लिए एक, उसको लेकर एक, हम कह सकते हैं कि वहां पर वो चाहती थी उसका खनन करना। उसको लेकर वहां पर वहां के आदिवासी समुदाय ने विरोध किया, जो कि जिसका नाम क्या है? तो उस आदिवासी समुदाय का नाम था डोंगोरिया कोंद। तो इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। अब डोंगोरिया कोंद जो जनजाति थी, इसने जब विरोध किया तो विरोध के परिणाम स्वरूप मामला कहां पहुंचा? मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जनजातीय समुदाय की जो अपनी ग्राम सभा थी, वहां पर यह मामला गया, और ग्राम सभा में कहा गया कि जनजातीय समुदाय जो है वो अपनी ग्राम सभा में क्या करेगा? जनमत संग्रह कराएगा। यानी कि वहां के लोग ये तय करेंगे कि यहां पर क्या होना चाहिए, कितने लोग इस प्रोजेक्ट के लगने के पक्ष में हैं और कितने लोग चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट न लगे। अब यह निर्णय आदिवासी अधिकारों के मामले में एक नजीर साबित हुआ,
क्योंकि ट्राइबल राइट्स और पारिस्थितिक संरक्षण को लेकर अगर उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय इस बात को जानना चाहता है कि वो इसके पक्ष में है कि नहीं है, तो इसका मतलब उनको एक कानूनी अधिकार की मान्यता देता हुआ ये केस प्रतीत होता है। यानी कि नियमगिरी जो मामला था ये क्या बन गया, एक नजीर बन गया। अब इसमें यह बात प्रमाणित हो गई कि ये एक तरह का कानूनी अधिकार उनको दिया जा रहा है। कानून के अनुसार किसी भी जनजातीय या वन क्षेत्र में अगर कोई भी उस क्षेत्र में अगर आप जाकर कोई भी परियोजना लगाना चाहते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी एफआरए 2006 जब आया तो उसमें यह कहा गया कि एफआरए 2006 में कि आप वहां पर वहां के जो लोग हैं, जो वन अधिकार तय किए जाएंगे पहले तो कि कितना किसका अधिकार होगा। तो एफआरए 2006 में वन अधिकार तय करने की बात की गई, यानी कि जो ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके पास जो भी पारंपरिक भूमि है और जो जंगल हैं उनके वन अधिकारों को पहले मान्यता दी जाए, ये बात कही गई। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाना जाना है या सड़क बनाना है, बंदरगाह बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, उस संबंधित ग्राम सभा को यानी ट्राइबल काउंसिल जो होगी, यानी कि ग्राम सभा जो होगी, ट्राइबल काउंसिल जो होगी, उससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अनुमति लेंगे और उसकी सहमति जरूरी होगी। अब यहां यह बात कही गई, यानी कि कुल मिला के सहमति का एक मामला यहां पर आया था। तो ये इसकी कानूनी पृष्ठभूमि है, नजीर बनती है। अब इसमें क्या हुआ, फिलहाल जो मामला सामने आया है उसमें यह कहा गया है सेटलमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट के अंतर्गत। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। किसी भी इलाके में जो भी जनजाति समुदाय रहते हैं, पारंपरिक भूमि अगर कोई होगी, उसके अधिकार और वन उपयोग के अधिकार यानी फॉरेस्ट यूज राइट जो है वो आधिकारिक रूप से तय करना और रिकॉर्ड में दर्ज करना जरूरी है। और अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप करते हैं तो उनकी सहमति लेना जरूरी है। यहां पर प्रशासन ने दावा किया है कि फॉरेस्ट राइट पहले ही हमने सेटल कर लिया था, लेकिन यहां के जो लोग रहने वाले हैं, अब बात हम कहां की कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार की कर रहे हैं। यहां पर यह कहा गया फॉरेस्ट राइट पहले से तय कर लिए गए, यानी इनकी सहमति ले ली गई, जबकि ट्राइबल काउंसिल ने कहा कि ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट हमारे द्वारा हमारी सहमति नहीं प्रदान की गई है। अब यहीं पर यह डिस्प्यूट हो गया है, इस मामले में थोड़ा सा विवाद का जन्म हो गया है। तो देखिए ये पूरा का पूरा मामला था। अब बात करते हैं प्रकृति के अधिकार की अवधारणा की, क्योंकि यहां से अब ये फिर नई बहस चल पड़ी है कि जो प्राकृतिक संरक्षण है वो कितना जरूरी है। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो बीच में आया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर स्टे लग गया था, उस पर भी बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन विश्व के कुछ देशों में आप देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर आजकल बात हो रही है। यानी पहले हम थोड़ा सा पीछे चले, यानी ये प्रक्रिया क्या बताती है, ये प्रक्रिया बताती है कि कौन सी जमीन किस जनजाति की है, वे किन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब प्राकृतिक संरक्षण की जब बात होती है तो कुछ देश ऐसे हैं विश्व के जिन्होंने प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो वन हो गए या जो प्राकृतिक संसाधन हो गए उनको भी कानूनी रूप से अधिकार प्रदान किया। कैसे प्रदान किया, तो उनको भी एक व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान को मान्यता दी। जैसे कुछ देश देखिए, जैसे बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये कुछ देश इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, जैसे कि अगर सबसे पहले आप देखें अगर किसी देश की बात करें तो हम सबसे पहले नाम ले सकते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर ने 2008 में सबसे पहले इस दिशा में कदम बढ़ाया था। उसके बाद इक्वाडोर के बाद आप देखें 2011 में बोलीविया ने भी ऐसा किया। 2011 में आप देखें बोलीविया ने, 2008 में इक्वाडोर ने किया। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि बोलीविया ने क्या किया था, 2011 में प्राकृतिक अधिकारों को मनुष्यों के समान प्रदान किया, यानी प्रकृति के जो क्षेत्र हैं उनको भी जो अधिकार हैं, जैसे हमको अधिकार मिलते हैं मौलिक अधिकार की तरह, वैसे उनको भी अधिकार मिले, उनको भी अधिकार सौंपा कानूनी रूप से। यानी कि उनको अगर कोई नुकसान होगा तो उसके लिए भी चुनौती दी जा सकती है, दंड दिया जा सकता है। अब न्यूजीलैंड में भी ये मामला देखा गया। न्यूजीलैंड की जो वांगानुई नदी थी, न्यूजीलैंड में अगर देखेंगे तो एक नदी थी वांगानुई, याद रखिएगा, वहां पर इस नदी को क्या किया गया, इसको भी वही दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। और ये ऐसा पाने वाली दुनिया की पहली नदी बनी थी, क्योंकि इसके लिए यहाँ के जो न्यूजीलैंड में आप जानते हैं कि माओरी लोग रहते हैं और माओरी लोगों ने यहाँ पर इसके लिए संघर्ष किया था लगभग 160 वर्षों तक। तो ये इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो ये नदी थी वांगानुई नदी, इसको भी दुनिया की पहली ऐसी नदी बनी कि इसको कानूनी रूप से संरक्षित किया गया। यानी इसको हम कह सकते हैं कि पर्सन, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अभी सामने आएगा शब्द, मुझे थोड़ा सा स्मृति में याद नहीं आ रहा है, तो उसको व्यक्तिगत दर्जा जिसको कहते हैं वो प्रदान किया गया। अब देखिए ये तो बात हुई यहाँ की,
यानी कि प्राकृतिक तत्व जो भी हैं, चाहे वो नदियां हो गई, चाहे वो जंगल हो गए, चाहे वो पहाड़ हो गए, चाहे वो इकोसिस्टम हो गया, इसको लीगल पर्सनहुड, देखिए यही शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था, लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया गया, यानी कि कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया, और विश्व के अनेक देशों में यह पहल की जा चुकी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को भी सीधे तौर पर प्रोटेक्ट करना, यानी कि पर्यावरण को भी अगर उसका कहीं ना कहीं उसका हम कह सकते हैं दोहन हो रहा है, उसका संरक्षण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो ये कॉन्सेप्ट दरअसल आया है, आप देखेंगे एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग, और ये आर्टिकल लिखा था 1972 में। किसने लिखा था? तो क्रिस्टोफर स्टोन ने लिखा था। दरअसल उन्हीं के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। इसी आर्टिकल के बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि प्रकृति के जो तत्व होते हैं उनको भी लीगल पर्सनहुड की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उनको भी कानूनी अधिकार उनको एक व्यक्ति मानते हुए दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ? तो देखिए भारत में भी ये प्रयास हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2017 में, वर्ष 2017 में भारत में कहां हुआ? तो भारत में उत्तराखंड में आप देखेंगे तो गंगा और साथ साथ गंगा के एक ग्लेशियर भी है जिसका नाम क्या है? गंगोत्री। तो गंगा और गंगोत्री ग्लेशियर, और साथ साथ यमुना और साथ साथ यमुनोत्री ग्लेशियर, इसको लेकर, इसके संरक्षण को लेकर यहां पर भी हाईकोर्ट ने इनको भी सेम वही चीज ये दर्जा दिया, यानी व्यक्तिगत रूप से इनको कानूनी संरक्षण दिया गया, इनको व्यक्तिगत इकाई मानते हुए। लेकिन फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्टे लगा दिया। लीगल पर्सनहुड का जो दर्जा इनको दिया गया था उस पर स्टे लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत में भी ये पहल तो शुरू हुई, लेकिन अभी फिलहाल हालिया जो विवाद देखा गया है, इसको देखते हुए हालांकि उस पर स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन क्या फिर से इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? मूल उद्देश्य यही था आपके सामने इस बात को बताने का। तो आगे की राह में क्या हो सकता है? आगे की राह में यही हो सकता है कि एक तो जो प्राकृतिक तत्वों के अधिकार हैं उसको हम कानूनी मान्यता देने के लिए जिस तरह से फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं, तो क्या फॉरेस्ट एक्ट के साथ, यानी केवल फॉरेस्ट एक्ट ही पर्याप्त है, या फॉरेस्ट एक्ट के साथ हम लीगल पर्सनहुड का जो दर्जा है उसको भी इसमें शामिल करते हुए इसका विस्तार कर दें? एक तो ये तरीका है। अब लेकिन उस पर कई प्रश्न खड़े होते हैं कि ये अधिकार किसको मिले, ये अधिकार कैसे इसको लागू किया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम देखें तो 2016 में कोलंबिया में एक अट्राटो नदी थी। कौन सी जगह है? कोलंबिया। और कोलंबिया में एक नदी थी जिसका नाम था अट्राटो नदी, याद रखिएगा, अट्राटो। अब इस नदी को के उदाहरण को आप देखिएगा, कोलंबिया में जो अट्राटो नदी थी, इसको एक एथनिक कम्युनिटी थी, उसको क्या किया गया? प्राकृतिक संसाधनों और इसके आवास की सुरक्षा का पूरी तरह से राइट दे दिया गया वहां की एक एथनिक कम्युनिटी को। तो ये एक उदाहरण बन सकता है कोलंबिया का, अट्राटो। अब ये दिया गया, और साथ साथ जो वो लोग थे, जो एथनिक वो कम्युनिटी थी, उनको यहां पर जब एक गार्जियनशिप, एक कमीशन बनाया गया, यानी कि एक संरक्षक आयोग बनाया गया, तो उन लोगों की उस आयोग में भी भागीदारी सुनिश्चित की गई। यानी कि सिर्फ जो पारंपरिक रूप से जिनकी ये संपत्ति है उनको अधिकार ही नहीं दिया गया, उनके विषय में अगर कोई निर्णय होना है तो उसमें इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई, क्योंकि जिसके विषय में निर्णय होना है, जो प्रभावित हो रहा है, उसकी उसमें भागीदारी ना हो तो ये न्याय नहीं होगा। तो ये एक न्याय संगत व्यवस्था है जिनका कि जीवन ही प्रकृति पर आधारित है। तो ये किया गया। इसके अलावा देखिए, इन आदिवासी समुदायों की भागीदारी के साथ जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके कानूनी अधिकार देने के लिए समुदाय की भागीदारी जरूरी है, इस बात को यहां पर मेंशन किया गया कोलंबिया के इस मामले में, अट्राटो रिवर के मामले में। तो आगे की राह के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि भारत में भी जो मामला जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से 2017 में हुई थी, गंगा और यमुना, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स को लेकर, क्यों ना इस बात को हम अब शामिल करें कि सिर्फ और सिर्फ एक्ट तक ही, फॉरेस्ट एक्ट तक ही मामला नहीं, बल्कि उनको हम कह सकते हैं कि लीगल पर्सनहुड का इसमें आयाम जोड़ते हुए विस्तार दें, तो यह और बेहतर कदम हो सकता है। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? विकल्प आपके सामने है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान द्वीप समूह के उत्तरतम छोर पर, निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम छोर पर, या श्रीलंका के तट के समीप। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।